आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की आज हुई बैठक में खरीफ फसलों के एमएसपी बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 50 रुपए बढ़कर 1410 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 200 रुपए प्रति क्विंटल दलहन पर बोनस देने का फैसला भी किया है। मंत्रिमंडल ने 2022 तक सभी के लिए आवास को मंजूरी दे दी है। सभी के लिए घर योजना को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी घटक को छोड़कर केंद्रीय योजना के रूप में लागू किया जाएगा। सरकार का इरादा 2022 तक सभी को घर की सुविधा मुहैया कराना है। सरकार ने सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य 2022 तक 5 गुना बढ़ाकर 1 लाख मेगावाट कर दिया है। इस पर करीब 6 लाख करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत होगी। अपनी डिजिटल मौजूदगी को और पुख्ता बनाने की पहल के तहत प्रधानमंत्री ने आज नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप पेश किया, जिसके माध्यम से जरूरी जानकारी तत्काल अपडेट करने के साथ उनसे सीधा मैसेज और ईमेल प्राप्त करने का भी मौका मिल सकेगा। एंड्रॉयड आधारित इस एप्लीकेशन का मकसद लोगों को उनसे सीधा संवाद करने का मौका प्रदान करने और विचारों एवं सुझावों को साझा करने का मौका प्रदान करना है। सीबीआई ने नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन की मुंबई स्थित जमीन को कथित रूप से कौड़ियों के मोल पर एक निजी कंपनी को बेचे जाने के मामले में पूर्व कपड़ा मंत्री शंकर सिंह वाघेला और 6 अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। जिनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है उनमें एनटीसी के तत्कालीन सीएमडी भी शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के पूर्व लोक निर्माण मंत्री छगन भुजबल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून के तहत 2 मामले दर्ज किए हैं। भुजबल के खिलाफ पहला मामला महाराष्ट्र सदन घोटाला तथा कलीना में जमीन का आवंटन और दूसरा मामला नवी मुंबई में एक आवास परियोजना से जुड़ा है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हाल ही में राजनीतिक सरगर्मी की वजह बने वोट के बदले नोट मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी ने तेलुगु देशम पार्टी के विधायक एस वेंकट वीरैया और विधान परिषद के मनोनीत सदस्य वी नरेंद्र रेड्डी को नोटिस जारी किया है। बीती रात भेजे गए नोटिसों में उनसे 24 घंटे के अंदर जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने मांग की है कि सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहिए कि ललित मोदी भारत लौटें और प्रवर्तन निदेशालय की जांच का सामना करें। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए चिदम्बरम ने कहा कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज द्वारा ललित मोदी को यात्रा दस्तावेज हासिल करने में की गई मदद कानून का घोर उल्लंघन है। वहीं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सुषमा स्वराज का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने ललित मोदी की केवल अनुकंपा के आधार पर मदद की थी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून का समर्थन किया है। बार के अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने कहा कि पुरानी कोलिजियम व्यवस्था में कमियां थीं और इससे न्यायपालिका को काफी नुकसान भी पहुंचा है। कैब सेवा प्रदाता उबर का संचालन संबंधी लाइसेंस आवेदन खारिज किए जाने को चुनौती देती अपील पर उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने हालांकि उबर से कहा है कि अगर संचालन के लिए उसके पास लाइसेंस नहीं है तो वह संचालन न करे। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 8 जुलाई तय की है। संघ लोक सेवा आयोग ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि वह सिविल सेवा की परीक्षा में आवेदन के लिए ट्रांसजेंडरों को तीसरे लिंग के रूप में शामिल नहीं कर सकता, क्योंकि यह श्रेणी उच्चतम न्यायालय द्वारा अब तक स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं की गई है। केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने न्यायालय से कहा कि शीर्ष अदालत द्वारा इस मुद्दे को स्पष्ट किए जाने के बाद वह ट्रांसजेंडरों के लाभ के लिए नियमावली तैयार कर सकता है, जिसमें उन्हें आरक्षण प्रदान करना भी शामिल है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज बीजेपी महिला मोर्चा द्वारा आयोजित नारी सम्मान यात्रा की शुरुआत की। ये यात्रा दिल्ली से होकर इसी महीने की 24 तारीख को कोलकाता में समाप्त होगी। यात्रा कुल 7 राज्यों में जाएगी और महिलाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देगी। प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर पर शवासन और उससे होने वाले लाभों के बारे में जानकारी साझा की है। जिन लोगों को उच्च रक्तचाप और अनिद्रा की शिकायत है, ऐसे मरीजों के लिए शवासन काफी लाभदायक है। शेयर बाजार में आज लगातार चौथे दिन भी उछाल का रुख रहा। सेंसेक्स 146 अंकों की मजबूती के साथ 26,833 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 44 अंक बढ़कर 8,092 के स्तर पर बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी जोरदार खरीदारी देखने को मिली है। सीरिया की राजधानी दमिश्क के बाहरी भाग दाउमा में तथा कथित एलिफेंट रॉकेटों के हमले में 33 लोगों की मौत हो गई। यह हमला सरकारी सेना ने किया। इन रॉकेटों के दागे जाने के बाद स्थानीय लोगों में भगदड़ मच गई। बमबारी में 60 से अधिक लोग घायल भी हो गए।